तो कहाँ पढ़ रहे थे हम, जहाँ टू के बाद जीरेंड वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है, तो लगभग सारे वर्ड बता दिए, डेडिकेटेड टू, डिवोटेड टू, कमिटेड टू। अगर कमिट का मतलब करना है तो हम क्या नहीं लिखेंगे, जीरेंड वर्ब का यूज नहीं होगा। अब एक नोट डाल लीजिए, इंग्लिश में दो फ्रेजल वर्ब्स ऐसी हैं, टू फ्रेजल वर्ब्स। इंग्लिश में टू फ्रेजल वर्ब्स ऐसी हैं जिनका अर्थ होता है एडिक्ट टू। जिनका अर्थ होता है एडिक्ट टू। क्या अर्थ होता है, एडिक्ट टू। और हमें इन फ्रेजल वर्ब्स के बाद जीरेंड का प्रयोग करना चाहिए। और हमें इन फ्रेजल वर्ब्स के बाद जीरेंड का प्रयोग करना चाहिए। किसका, जीरेंड का, यदि वर्ब का प्रयोग पूछा जाए। जीरेंड का प्रयोग करना चाहिए यदि वर्ब का प्रयोग पूछा जाए। देखो समझिए आप, फ्रेजल वर्ब होती क्या है। फ्रेजल वर्ब में क्या होता है कि या तो मेन वर्ब के बाद प्रपोजिशन आता है, या मेन वर्ब के बाद एड वर्ब आता है, और या मेन वर्ब के बाद प्रपोजिशन और एड वर्ब दोनों ही आ सकते हैं, और एक अन्य अर्थ निकल के आए। अब कम मीन्स आना होता है, सबको पता है कम मीन्स क्या होता है, और इसमें मैंने अबाउट लिख दिया प्रपोजिशन। अब इसका अर्थ ही बदल गया, घटित होना। देखो, न तो कम का अर्थ निकल रहा और न अबाउट का निकल रहा, तो यही क्या हो गई, फ्रेजल वर्ब हो गई। अब मैंने यहाँ कहा लाफ, लाफ मीन्स क्या होता है, हंसना होता है, और एट लिख दिया, अर्थ ही बदल गया, मजाक उड़ाना, तो ये भी क्या हो गई, फ्रेजल वर्ब हो गई। अब कट मीन्स होता है काटना, ठीक है, और इसमें डाउन लिख दिया, अब इसका मतलब ये थोड़ी नीचे काटना, कटौती करना, तो ये क्या हो गई, फ्रेजल वर्ब हो गई। ठीक है, अब क्या करते हैं समझिए, जो टेक वर्ब है ये टेक। अब मैं ये नहीं कह रहा, देखो वहां तो आपको बिल्कुल याद करना है, रटना है। एडिक्ट आएगा, टू लिखना है, कुछ नहीं सोचना। एकस्टम्ड आएगा, टू आएगा। हैबिचुएटेड आएगा, लेकिन मैं यहां गारंटी नहीं देता इस चीज की, क्योंकि टेक के बाद तो अबे भी फ्रेजल वर्ब होती है। टेक अवे, टेक के बाद तो अब भी फ्रेजल वर्ब होती है, सब पढ़ाऊंगा मैं। टेक के बाद फॉर भी होता है, टेक डाउन भी होता है, लेकिन अगर टेक के बाद टू लिखा आ जाए, वहां एग्जामिनर आपको ऑलरेडी क्या दे दें, टेक टू, तो इसका सीधा अर्थ क्या हो जाता है, एडिक्ट टू। क्या, और जब इसका मतलब एडिक्ट टू हो गया, तो टेक टू के बाद भी हम कौन सी वर्ब का यूज करेंगे, जीरेंड वर्ब का। तो लिखे नोट डाल के आप एक, यदि हम टेक वर्ब के बाद, यदि हम टेक वर्ब के बाद टू प्रेपोजिशन का प्रयोग कर देते हैं, यदि हम टेक वर्ब के बाद टू प्रपोजिशन का प्रयोग कर देते हैं, टेक वर्ब के बाद टू प्रपोजिशन का प्रयोग कर देते हैं, तो यह एक फ्रेजल वर्ब बन जाती है। तो यह एक फ्रेजल वर्ब बन जाती है। क्या बन जाती है, फ्रेजल वर्ब, जिसका अर्थ हो जाता है एडिक्ट टू।
जिसका अर्थ हो जाता है एडिक्ट टू। क्या अर्थ हो जाता है? एडिक्ट टू। और जब अर्थ एडिक्ट टू हो जाएगा तो आपको पता ही है, और एडिक्ट टू का यूज व्यसन के लिए होता है। तो देखिए मेरी बात समझिए, एग्जाम में टेक टू भी होता सकता है टेंस के अनुसार, टेक्स भी हो सकता है, टुक टू भी हो सकता है, और ये टेकन टू भी हो सकता है। ठीक है ना? तो आपको पता है टेक के बाद टू लगते ही क्या बन गई? फ्रेजल वर्ब। तो इसका अर्थ क्या हो गया? एडिक्ट टू। जिस फॉर्म में आता है उसी फॉर्म में क्या बनता है अपना आंसर। तो यहाँ क्या बन गया? एडिक्ट टू। यहाँ पर क्या बन गया? एडिक्टेड टू। और यहाँ भी क्या बन गया? एडिक्टेड टू। लिख ले आप। टेक टू, एडिक्ट टू, टेक्स टू, एडिक्ट्स टू, टुक टू, एडिक्टेड टू, और टेकन टू, एडिक्टेड। लिखें, मेरी राय में तुम्हारा भाई, मेरी राय में तुम्हारा भाई धूम्रपान करने का आदी हो गया है। धूम्रपान करने का आदी हो गया है। इन माई ओपिनियन, मेरी राय में। एक फ्रेज भी होता है इन हिज ओपिनियन। ठीक है? तो इन माई ओपिनियन योर younger brother has taken to smoked। ठीक है? बी ऑप्शन पर स्मोकिंग। तो हमको पता है कि ये फ्रेजल वर्ब बन चुकी है टेकन टू। तो क्या आएगी? जी रेड वर्ब। एक बार राजस्थान सेकंड ग्रेड में भी क्वेश्चन आता है कि ही ड्रिंकिंग at the age of 11। इस तरह का एक क्वेश्चन आया था सेकंड ग्रेड। मैंने थोड़ी लैंग्वेज चेंज की है। ही ड्रिंकिंग एट द एज ऑफ 11, वह 11 वर्ष की अवस्था में। अब ड्रिंकिंग शब्द दे रखा है तो ड्रिंकिंग किस में आता है? व्यसन में। अब उसने क्या किया? एक तो दे दिया टुक अप, क्या? दूसरा मैंने दे दिया टुक टुक। तो मैंने झट से क्या आंसर दे दिया? क्योंकि कोई भी व्यसन के लिए कौन सा वर्ड आता है? एडिक्ट। और टेक में अगर हम टू जोड़ दे तो ये क्या बन जाता है? इसका अर्थ एडिक्टेड। तो कौन सी वर्ब आएगी इसके बाद? जीरेंड। जैसे बोल देते हैं हम वर्ब हैबिट में आया हुआ है। जीरेंड वर्ब नहीं होती है, जीरेंड क्या होती है? नाउन। तो वह शराब पीने का आदी हो गया 11 वर्ष की उम्र में, एट द एज ऑफ 11। तो एक फ्रेजल वर्ब तो ये हो गई आपके। बाकी के सारे वर्ड लिखवा दिए मैंने आपको। विद अ व्यू टू, एक्स्टम टू, लुक फॉरवर्ड टू, हैबिचुएटेड टू। बाद के लिए मत छोड़ो, इनको तुरंत याद करो आप। एक फ्रेजल वर्ब जुड़ चुकी है आपके पास। ठीक है? हाँ। और फ्रेजल वर्ब का भी आप कलेक्शन बनाइए। जैसे आपके पास कॉल ऑफ आ चुकी है कैंसल करने के लिए,
आपके पास पुट ऑफ आ चुका है कोई, ठीक है। आपके पास और भी वर्ड आ गए, जैसे कम अबाउट आ गया। क्या आ गया? कम अबाउट, घटित होना, बड़ी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। लाफ एट तो चलो नॉर्मल हो, तो प्रपोजिशन में भी लिखवा रखा है लाफ एट वगैरह। कम अबाउट हो गया। और कौन सी फ्रेजल वर्ब आ गई? कट डाउन आ गई, कटौती करना, रिड्यूस करना, ठीक है। और कौन सी फ्रेजल वर्ब आ गई आप पास? अभी आ गई ना, टेक टू। टेक टू, कोई चीज का आदि हो जाना, अभ्यस्त हो जाना। अब नोट डाल लेंगे आप। यदि हम गिव वर्ब के बाद, यदि हम गिव वर्ब के बाद टू प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं, यदि हम गिव वर्ब के बाद टू प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं, यदि हम गिव वर्ब के बाद टू प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं, तो यह एक फ्रेजल वर्ब बन जाती है। तो यह एक फ्रेजल वर्ब बन जाती है, जिसका अर्थ होता है आदि, एडिक्ट, जिसका अर्थ होता है आदि। इट इज अ मैटर ऑफ grave concern that most of the young students, most of the young students are given to, गिव के बाद टू आ गया, क्या बन गई? फ्रेजल वर्ब। तो इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न, ये गंभीर चिंता का विषय है, दैट की मोस्ट ऑफ द यंग स्टूडेंट्स की ज्यादातर युवा छात्र आर हैं गिवन टू, एडिक्टेड टू हैं स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। इसको अंडरलाइन कर दिया, ऑप्शन में एक में दे दिया एडिक्टेड टू, तो यही करेक्ट क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। दो फ्रेजल वर्ब है, एक तो गिव टू और एक टेक टू, और बाकी के मैंने वर्ड्स लिखवाई दिए आपको। अब ये मत कहना कि गिव के बाद टू आए तो ही इसका अर्थ एडिक्ट होगा। गिव के बाद तो गिव अप भी होता है, त्यागना, गिव अवे भी होता है, वितरित करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, एलोकेट करना। तो ये आपके, अब मैं कोरिलेट टीचिंग करवा रहा था आपको, उससे बाहर निकल आते हैं, बस थोड़ा सा बच रहा है। मैंने ये कहा कि अंग्रेजी में कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनके बाद जीरेंड वर्ब भी आ जाती है और इन्फिनेटिव वर्ब भी आ जाती है। अब उनमें से ये कौन सी वर्ब है अपने सामने? एक तो मैंने कंटिन्यू बताया, कंटिन्यू के बाद आप जीरेंड भी लिख सकते हैं, आप कंटिन्यू के बाद इन्फिनेटिव वर्ब भी लिख सकते हैं, लिखवाया आप देखो पढ़ के। ऐसे ही प्रीफर है, प्रीफर को डिटेल में इसलिए जाना पड़ा क्योंकि प्रीफर को लेके कुछ आपके डाउट्स थे कि आप प्रीफर को क्या मान जाते हो, डिग्री, जबकि ये क्या है, एडजेक्टिव नहीं है, ये क्या है, वर्ब है। और इसके बाद हम किसका यूज करते हैं, टू का, और कब करते हैं, जब दो विकल्प ऑप्शंस दिए हुए होते हैं। तो हमने ये बात तो कर ली, प्रीफर के बाद जीरेंड वर्ब आती है, दूसरी वर्ब आती है, तो टू के बाद भी क्या आएगी, जीरेंड वर्ब। अब बाहर निकलते हुए आप एक नोट डाल लेंगे, वे मैंने सारे वर्ड लिखवा दिए जहां टू के बाद जीरेंड आती है, ठीक है ना। अब आप एक नोट डाल लेंगे, यदि हम प्रीफर के बाद
यदि हम प्रीफर के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग करते हैं, इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग करते हैं, अर्थात टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, अर्थात टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसका? टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इस स्थिति में प्रीफर के बाद रादर देन का प्रयोग किया जाता है। तो इस स्थिति में प्रीफर के बाद रादर देन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? रादर देन का प्रयोग किया जाता है। और रादर देन के बाद हम केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और रादर देन के बाद हम केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखो ये हमने प्रीफर के बाद क्या लिख दी? जीरेंड वर्ब। तो टू के बाद भी क्या आएगी? जीरेंड। और यदि हम प्रीफर के बाद क्या लिखते हैं? दो ही वर्ब लिख सकते हैं आप। प्रीफर के बाद टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसके बाद क्या होगा? रादर देन। और रादर देन के बाद क्या आएगी? केवल और केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आप कहोगे कि मैंने तो ये कहा प्रीफर के बाद देन आता ही नहीं है, तो रादर की वजह से आ रहा है। रादर कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव नहीं सॉरी एडवर्ब है। तो रादर के बाद देन आता है, एडवर्ब में आता है रादर। ठीक है, तो ध्यान दे। अब आप कुछ वाक्य लिखोगे आप, वह महत्व देता है, इंग्लिश बनाएंगे आप। दूसरा सेंटेंस, वह सोहन को महत्व देता है। तीसरा, थर्ड सेंटेंस, वह सोहन के बजाय राकेश को महत्व देता है। और फोर्थ नंबर पे वह क्रिकेट खेलने को महत्व देता है। और फिफ्थ नंबर पे वह क्रिकेट खेलने से ज़्यादा
घर पर ठहरने को महत्व देता है। मतलब घर की चार दीवारी के अंदर रहने को महत्व देता है, कहने का मतलब ये है। ध्यान देंगे अब आप। देखो पहला सेंटेंस, इसमें दो ही चीजें थी, वह महत्व देता है तो ही प्रीफर्स। अभी जो नए वो पढ़ लेना, टेंस शुरू करेंगे टेंस से। वह महत्व देता है, बन गई इंग्लिश। दो ही चीजें थी, इसमें सब्जेक्ट था और मेन वर्ब। वह सोहन को महत्व देता है तो हमने लिख दिया ही प्रीफर्स सोहन। मैंने कहा वह सोहन के बजाय राकेश को महत्व देता है। अब यहां दो विकल्प है तो देखिए मैंने क्या लिख दिया, ही प्रीफर्स, बोलिए ही प्रीफर्स, वह महत्व देता है किसको? राकेश। तो अपन को यहां क्या लिखना है, हमें टू सोहन, क्या लिखना है, टू का यूज करना है। दो विकल्प आते हैं, पढ़ा रखा है। अब यहां पर मैंने देखा इस वाक्य में दूसरी क्रिया नहीं थी, इसमें कोई दूसरी क्रिया नहीं थी, इसमें कोई दूसरी क्रिया नहीं थी, लेकिन इसमें तो दूसरी क्रिया है। क्या है? खेलना। तो हम दो तरह से इंग्लिश बना सकते हैं इसकी, ही प्रीफर्स, ठीक है। और दूसरा हमने क्या लिखा, ही प्रीफर्स, क्योंकि प्रीफर वर्ब के बाद हम दोनों वर्ब्स का यूज कर सकते हैं, जीरेंड का भी। अब या तो प्रीफर के बाद आईएनजी लगाओ आप, तो क्या लिखेंगे, प्लेइंग क्रिकेट, और या क्या लिखेंगे, टू प्ले क्रिकेट। ये दोनों वाक्यों की क्या बन गई हमारी, इंग्लिश बन गई। ही प्रीफर्स प्लेइंग क्रिकेट और ही प्रीफर्स टू प्ले क्रिकेट, क्योंकि प्रीफर के बाद हम जीरेंड भी लिख सकते हैं, इन्फिनिटिव भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, ही प्रीफर्स, वह महत्व देता है, किसको महत्व देता है, घर के अंदर रहने, स्टेइंग इंडोर्स, स्टेइंग इंडोर्स, वह किसको महत्व देता है, चार दीवारी के अंदर यानी घर के अंदर, स्टेइंग इंडोर्स। अब प्रीफर के बाद क्या आ रहे हैं, दो विकल्प आ रहे हैं, नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे आप? हाँ, मना कर रहे। ये रहा, एक तो ठहरना, एक खेलना। तो प्रीफर के बाद जीरेंड वर्ब है तो टू के बाद भी, तो टू प्लेइंग क्रिकेट, टू प्लेइंग क्रिकेट, बनी बनाई इंग्लिश आएगी। प्रीफर के बाद जीरेंड वर्ब है, दो विकल्प आ रहे हैं तो टू आएगा, टू के बाद भी क्या आएगी, लेकिन वहां में कोई इंग्लिश तो बनानी नहीं है। एग्जामिनर ने इन्फिनिटिव वर्ब का यूज कर दिया तो इन्फिनिटिव का नियम लगाइए, तो लगाओ आप, लिखो क्या बनाओगे बताइए, जल्दी बोलो कैसे बनेगा। ही प्रीफर्स टू स्टे इंडोर्स, नहीं, रादर देन आगे बोलो, प्ले क्रिकेट, रादर देन प्ले क्रिकेट। आप ऐसे बना सकते हो, ही प्रीफर्स टू स्टे इंडोर्स रादर देन प्ले क्रिकेट। अब यहां रादर देन आएगा, रादर देन के बाद हम किसका यूज करेंगे, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का। क्यों करेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, केवल और केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसको अपन बेयर इन्फिनिटिव वर्ब बोलते हैं, आगे सिखा दूंगा मैं। तो लिखे अब आप, एक सेंटेंस की इंग्लिश बनाओगे, मैं बोलने से ज्यादा चुप रहने को महत्व देता हूं।
मैं बोलने से ज़्यादा चुप रहने को महत्व देता हूं। आई प्रीफर, आई प्रीफर, ठीक है। और मैंने कहा आई प्रीफर, दोनों जगह वहां इंग्लिश बन के आएगी। प्रीफर के बाद अगर कोई दूसरी वर्ब आती है तो आप दो वर्ब लिख सकते हैं, या तो जीरेंड यानी आईएनजी लगाओगे, या क्या लिखोगे, टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई मीन्स मैं, प्रीफर मीन्स महत्व देता हूं। मैं किसको महत्व देता हूं, पहले वो लिखूं, रिमेनिंग साइलेंट। तो ये कौन सी वर्ब लिख दी मैंने प्रीफर के बाद, अरे बोला करो। और अब मैं ये भी तो लिख सकता हूं, टू रिमेन साइलेंट, ठीक है। अब यदि हम प्रीफर के बाद जीरेंड वर्ब लिखेंगे तो टू के बाद भी क्या आएगी, तो बोलिए जल्दी से, टू स्पीकिंग। और यहां क्या आएगा, जल्दी बोलिए, रादर देन स्पीक। तो ये मैंने प्रीफर के बारे में पूरी डिटेल बता दी आप। नहीं, केवल और केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बताओ लो कौन से माया है? नहीं, मैंने तो टू प्ले नहीं लिखवाया, देखो प्ले लिखवाया होगा। मैं समझा देता हूं, यहां ध्यान दो, कोई बात नहीं। ये प्रीफर है, इसके बाद अगर कोई वर्ब लिख सकते हो तो दो वर्ब लिख सकते हैं आप, या तो आईएनजी वाली वर्ब लिखोगे और या इन्फिनेटिव वर्ब। अब क्या होता है कि जब इन्फिनेटिव वर्ब बिना टू के आती है तो ये बेयर इन्फिनेटिव वर्ब कहलाती है। सीधा सा उदाहरण ये है कि आप नंगे पैर हो गए, आपने जूते उतार दिए तो बेयर फुटेड हो गए आप। जब इन्फिनेटिव वर्ब बिना टू के आती है तो क्या कहलाती है, बेयर इन्फिनेटिव वर्ब। तो यहां क्या होता है कि जब प्रीफर के बाद जीरेंड वर्ब आती है, दो विकल्प है, तो टू आएगा, टू के बाद भी क्या आएगी यहां, जीरेंड वर्ब। लेकिन यहां पर रादर देन आएगा, रादर देन के बाद कौन सी वर्ब आएगी, बेयर इन्फिनेटिव वर्ब। कौन सी, बेयर इन्फिनेटिव। और बेयर इन्फिनेटिव का मतलब क्या है, बिना टू के, किसके, मैं आपको आगे चल के पैसिव वॉइस में पढ़ाऊंगा। ये एक्टिव वॉइस होता है इसका, और ये क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है। तो बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसका बनता है बी प्लस थर्ड फॉर्म में। और ये फुल इन्फिनेटिव होती है, इसका बनता है टू बी प्लस मेन वर्ब की। ये सब चीजें बताऊंगा बहुत डिटेल में। अब क्या होता है समझिए। तो आप मुझे बताएंगे टू प्ले और प्ले में से कौन सी बेयर इन्फिनेटिव है, प्ले, क्योंकि जो बिना टू के आएगी। चलो अब आप बताइए, टू राइट और राइट्स में से कौन सी है, कोई सी भी नहीं। नॉन फाइनाइट वर्ब में ऐसे ही एस थोड़ी लगता है। नॉन फाइनाइट वर्ब का टेंस से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि ये भी तो इन्फिनेटिव का ही प्रकार है, बेयर इन्फिनेटिव। तो आप ऐसे नहीं बोलोगे। केवल और केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या कहलाती है, अगर ऐसे ही एस लगा दिया तो बेयर इन्फिनेटिव वर्ब नहीं कहलाएगी। एक नोट भी डाल ले, केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही, केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही बेयर इन्फिनेटिव कहा जाता है। केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही बेयर इन्फिनेटिव कहा जाता है। यदि एस या एस लगा हुआ है, यदि अंत में एस या एस का प्रयोग हुआ है, यदि अंत में एस या एस का प्रयोग हुआ है तो यह बेयर इन्फिनेटिव वर्ब नहीं कहलाती है। तो यह बेयर इन्फिनेटिव वर्ब नहीं कहलाती है।
वह संगीत सुनने को महत्व देती है। कोई दिक्कत नहीं है। सी वह प्रीफर्स महत्व देती है। सी प्रीफर्स महत्व देती है। ठीक है। लिसनिंग सुनने को, टू म्यूजिक वह संगीत सुनने को महत्व देती है। और मैंने कहा सी प्रीफर्स टू लिसन, लिसन के बाद फिक्स होता है लिसन टू म्यूजिक, संगीत सुनना, लिसन टू म्यूजिक। जीरेंड भी लिख दिया हमने, इन्फिनेटिव भी लिख दी। यहां टू इसलिए आया, लिसन टू म्यूजिक, ये फिक्स जोड़ लेना आप, लिसन टू प्रपोजिशन में जोड़ लेना, टू में, लिसन टू म्यूजिक, संगीत सुनना। अब इस वाक्य की इंग्लिश आप बना के बताओगे, जल्दी से लिखो, 2 सेंटेंस लिखो जल्दी। वह उपन्यास पढ़ने से ज्यादा, वह उपन्यास पढ़ने से ज्यादा कहानियां लिखने को महत्व देती है। वह उपन्यास पढ़ने से ज्यादा कहानियां लिखने को महत्व देती है। वह उपन्यास पढ़ने से ज्यादा कहानियां लिखने को महत्व देती है। जल्दी बनाओ इंग्लिश आप, बोलो जल्दी बोलो। सी प्रीफर्स बन के आएगी वहां इंग्लिश, आपको कुछ नहीं करना। और यहां भी हमने क्या लिख दिया, सी प्रीफर्स। ठीक है। अब किसको महत्व देती है, राइटिंग स्टोरीज। अब 2 विकल्प दे रखे हैं, तो प्रीफर के बाद टू आएगा, और यहाँ टू के बाद, ये अपवाद है, वैसे टू के बाद हमेशा क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म। तो टू रीडिंग बोलिए नॉवेल्स, यही तो लिखा होगा। इसमें क्या करेंगे, सी प्रीफर्स टू राइट स्टोरीज रादर देन रीड नॉवेल्स। रादर देन के बाद केवल और केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब देखो, मैंने आपको जीरेंड वर्ब के बारे में बता दिया, और मैंने आपको किसके बारे में बता दिया, इन्फिनेटिव वर्ब के बारे में। अभी मैंने पढ़ाई नहीं है, बेसिक बताया है। तो कुछ वर्ब ऐसी भी हैं जिनके बाद आप जीरेंड भी लिख सकते हैं, और आप इन्फिनेटिव का भी यूज कर सकते हैं। अब नॉन फाइनाइट वर्ब के मैंने 3 प्रकार बताए थे। जीरेंड पढ़ ली हमने, जानने लग गए थोड़ा। इन्फिनेटिव पढ़ ली, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म। और बेयर भी थोड़ा जानने लग गए, बिना 2 के आएगी तो क्या कहलाएगी, बेयर इन्फिनेटिव। अब इसमें बच गई थी 2 तो बताई थी, पार्टिसिपल। हेडिंग में क्या लिख लो अब आप, पार्टिसिपल, सी पार्ट हो गया। देखो, ये तो मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा, अभी 2 बता देता हूं। पार्टिसिपल के भी 3 प्रकार हो जाते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए, पार्टिसिपल के निम्नांकित प्रकार होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। हाँ, कहने से काम नहीं चलेगा, वाक्य में जो पहचानना जानता है उसकी इंग्लिश सही है। ठीक है, परिभाषा रखने से मतलब नहीं है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, लिखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल वह वर्ब होती है
प्रेजेंट पार्टिसिपल वह वर्ब होती है जिसे हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, प्रेजेंट पार्टिसिपल वह होती है जिसे हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करके बनाते हैं। जिसे हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करके बनाते हैं। और प्रेजेंट पार्टिसिपल हमेशा एडजेक्टिव का काम करती है। किसका? वो तो बोल देते हैं वर्ब नहीं बनती, फिर ये क्या बन जाती है? एडजेक्टिव। प्रेजेंट पार्टिसिपल हमेशा एडजेक्टिव का काम करती है। खिलते हुए फूल, खिलते हुए फूल, फूल कैसे हैं? खिलते हुए। ब्लूमिंग फ्लावर्स, ब्लूमिंग फ्लावर्स। अब आईएनजी लगाने से तो जीरेंड वर्ब भी बनती है, लेकिन जीरेंड तो खुद ही नाउन होती है, उसके अंत में तो ना आता है। ये बता रहा है कि फूल कैसे हैं? खिलते हुए। नाचती हुई लड़कियां, नाचती हुई लड़कियां, तो लड़कियां कैसी हैं? तो डांसिंग गर्ल्स। आपने एक कहावत पढ़ी है कि हु डजंट वर्शिप द राइजिंग सन, कि उगते हुए सूर्य को कौन सलाम नहीं करता। कि जो लोग, हर कोई व्यक्ति सत्ता में होता है, फेवरेबल कंडीशन का हर कोई लेवरेज करता है, फायदा उठाता है। तो उगता हुआ सूर्य, सूर्य कैसा है? उगता हुआ सूर्य। तो राइजिंग सन, तो ये राइजिंग क्या है? अरे बोला करो। प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक इंडियन फिल्म है जलती हुई रेलगाड़ी, उसका शीर्षक क्या है? द बर्निंग ट्रेन, द बर्निंग ट्रेन। तो आपने कभी सोचा नहीं कि अरे बर्निंग क्यों आ रहा है? क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। कि ट्रेन कैसी है? जलती हुई। अब मैं आपको एक हिंदी का वाक्य दूंगा, उसमें आप मुझे प्रेजेंट पार्टिसिपल को फाइंड आउट करके बताओगे। इंग्लिश में बना के दूंगा, आपको तो बताना है कि इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हुआ या नहीं हुआ है। लिखिए, एक 70 वर्षीय वृद्ध महिला को, एक 70 वर्षीय वृद्ध महिला को एक चलती हुई रेलगाड़ी से बाहर फेंक दिया गया। एक चलती हुई रेलगाड़ी से बाहर फेंक दिया गया। A septuagenarian, हाँ अंग्रेजी पढ़ रहे हैं हम। 70 वर्षीय को सेप्चुएजिनेरियन बोला जाता है। जब तो हमसे वन वर्ड नहीं होते हैं। सीजीएल में आ गया एक बार कि एक 80 वर्षीय ऑक्टेजिनेरियन। भाई वहां तो अंग्रेजी में लिखा आएगा, अपन तो हिंदी में पढ़ते हैं। 70 वर्षीय, वहां क्या लिखा रहता है? सेप्चुएजिनेरियन। अब वन वर्ड पूछ लेता है कि एक व्यक्ति जिसकी उम्र 70 वर्ष हो। ठीक है, अब लिखने को तो आप ये भी लिख सकते थे A 70-year-old woman, लेकिन वहां तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा ना। उसने डायरेक्ट लिख दिया A septuagenarian, मैं गलत स्पेलिंग लिख गया। ए मीन्स एक, ठीक है, सेप्चू एजिनेरियन, एक 70 वर्षीय। ओल्ड वुमेन, SEPTUAGE, ये लिखी थी क्या? चलो, तो एक सेप्चुएजिनेरियन ओल्ड वुमेन वॉज थ्रोन आउट। भैया ये पैसिव वॉइस का वाक्य है, महिला ने खुद को थोड़ी फेंका है, महिला को बाहर फेंका गया है।
शुरू की क्लास देख लेना, मैंने वहाँ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों के बारे में बताया है कि किन वाक्यों की। तो यहाँ पर फेंकने वाला दे नहीं रखा, तो लैंग्वेज किस में जाएगी? पैसिव वॉइस में। अ सेक्चुएजिनेरियन ओल्ड वुमेन वॉज थ्रोन आउट, बाहर फेंक दी गई। फ्रॉम अलग होने के अर्थ में, पृथक होने के अर्थ में फ्रॉम आता है। फ्रॉम आर रनिंग ट्रेन या मूविंग ट्रेन। तो आप मुझे कहीं बता सकते हैं कि इस वाक्य में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हुआ है? रेलगाड़ी कैसी है सैनी जी? तो ये मूविंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और लैंग्वेज पैसिव वॉइस में क्यों क्या नहीं है इसमें? सब्जेक्ट। अब आपकी ये ड्यूटी बनती है भैया, नहीं आता है तो वन वर्ड जोड़ लो आप। ये लो वन वर्ड कितने हो गए अब तक? अ मैन बिटवीन 70 एंड 79, एक व्यक्ति जिसकी उम्र कितनी हो? 70 से 79 वर्ष के बीच में हो। जब भी ये सीजीएल में बहुत बार आया है, चारों में नेरियन नेरियन मिलेगा। क्या मिलेगा? अब बताओ क्या बोलेंगे ऐसे व्यक्ति को? तो जब आप हो जाए, पहली बात तो मुझे लगता नहीं है कि हो जाएंगे सेप्चुएजिनेरियन, तो मैं आपको क्या कहूंगा? सेप्चुएजिनेरियन। एक व्यक्ति जिसकी उम्र कितनी है? अब अ मैन बिटवीन 60 एंड 69, एक व्यक्ति जिसकी उम्र 60 से 69 वर्ष के बीच में हो। सेक्स एजिनेरियन, ये स्पेलिंग मिस्टेक में भी आते हैं, सेक्स एजिनेरियन। एसएससी में बहुत बार आता है भी वन वर्ड में। और चारों ऑप्शन में नेरियन ही नेरियन मिलेंगे, इसलिए इनको याद कर ले आप। 70 वर्षीय को और 60 वर्षीय को। और अ मैन बिटवीन 80 एंड 89, कितने वन वर्ड हो गए बताना मुझे? एक व्यक्ति जिसकी उम्र 80 से 100 भी नहीं हुए अब तक। एक बार आप लिखो इसको।
तो एक व्यक्ति, अच्छा इस गलत लिख गया, स्पेलिंग मिस्टेक में और आता है, समझिए हर जगह आपको AGE मिलेगा जितनी भी मैं लिखवाऊंगा, ठीक है। तो इसमें क्या मिलेगा अपन को, ऑक्टोजीनेरियन, AGE नहीं आएगा इस स्पेलिंग में, ऑक्टोजीनेरियन। और जिस व्यक्ति की उम्र कितनी हो जाए, अ मैन बिटवीन 90 एंड 99, जिसकी उम्र कितनी हो जाए, नॉन एजिनेरियन। नॉन एजिनेरियन, जिसकी कितनी उम्र हो, 90 से लेके 99 तक। और अ मैन बिटवीन, a man of 100 years of old, या इससे ऊपर का हो, 100 या 100 से अधिक वर्ष का जो व्यक्ति है वो क्या कहलाएगा, सेंटिनेरियन, सेंटिनेरियन। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र कितनी है, 100। तो आज के लिए इतना ही।